रेडियो क्वेश्चन क्या था? तनुषी, योगेश, ओके, थैंक यू। ठीक है, इसमें क्या लो दिए थे, मतलब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स, जो बिगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे ना, उनको रखा गया था। इसमें दो अलग अलग बनाई थी ब्रांचेस। एक ब्रांचेस हमने पहले पढ़ी, अब दूसरी ब्रांचेस हमारी यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों ब्रांचेस में अलग अलग तरीके से लॉज डाले गए, अलग अलग तरीके से, मतलब आप किस तरीके का सिलेबस कर सकते हो। ठीक है, आप में क्या एबिलिटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिजिक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि उनमें कौन कौन से लॉ डलने चाहिए, कौन कौन से लॉ वहां पर हमारे अप्लाई हो गए। वो सारे के सारे लॉ हमारे क्या हुए, इस तरीके से अलग अलग उनको चेंजेस किया गया। ठीक है, यही उसकी क्या थी, सेकेंड ब्रांच थी। उस सेकेंड ब्रांच में हमारा इस तरीके से चेंज हुआ था। ठीक है, देखो इसमें कौन से लॉ थे। इसमें पहली चीज तो जो डिफरेंट लॉ अप्लाई हुए थे, जितने भी हमारे डिफरेंट लॉ थे, डिफरेंट लेवल के थे, कॉम्प्लेक्स थे या बिगर सिस्टम थे, कॉम्प्लेक्स थे, डिफरेंट थे या बिगर सिस्टम थे, उनको डाला गया। सबसे पहली चीज इसमें कौन सा डाला गया, थ्योरी ऑफ या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक लॉ है, उस लॉ को इस सिस्टम में डाला गया। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया गया इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर, उनके बारे में ये किया गया। बल्क सिस्टम है, उनके बारे में किया गया। जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीजें आपके ऊपर से जा रही है, मुझे पता है, ये चीजें आपने पहली बार पढ़ी है, तो ये इसीलिए मैंने बुक को आपके पास सेंड कर दिया था, ये टॉपिक पढ़ो आप। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ो, जो चीजें मैंने आप यहाँ पीडीएफ में डाल रखी है मैंने, इसमें पीपीटी में, इसी के अकॉर्डिंग सेम एज इट इज इनको सेंड कर दूंगा आपके पास, आप वहीं से इनका नोट्स बना लोगे। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा इस तरीके का कि जिसमें हमने पहले पढ़ाई थी, वो सारी चीजें हमने यहाँ एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक है ना इसके अंदर, वे थ्योरी ऑफ गैसेस है, इन टेम्परेचर केस में है। ठीक है, बल्क सिस्टम है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स का मैंने कल ही बताया था कि थर्मोडाइनमिक्स मेरी क्या होती है, हीट के केस में होती है, इन फॉर्म ऑफ हीट होती है। तो हीट के केस में भी हमारा कौन सा है, बिगर सिस्टम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम में डाल सकते हैं। ठीक है, जो कि टेम्परेचर के ऊपर है। इंटरनल एनर्जी के केस में होगा जो भी, या जो हमारा बिहेवियर ऑफ बल्क सिस्टम होता है, वो सारे के सारे हमारे किस में, रिडक्शनिज्म में डाला गया है पूरा पूरा। ठीक है, जिसे न्यूनीकरण बोला जाता है। हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं इसे, तो न्यूनीकरण बोला जाएगा। जिसका विकास ही अगर मैं बात करूं कब हुआ, इस फिजिक्स का जो विकास था वो जर्नली कब माना जाता है, 1950 के बाद से इसमें जितनी भी चेंजेस आए, वो सबसे ज्यादा चेंजेस इसी थ्योरी में आए थे। ठीक है, ये न्यूली फिजिक्स है, जो 1995 के बाद में पूरे पूरे चेंजेस आए, वो इसी के अंदर ही आए थे। उससे पहले इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे। ठीक है, उसके बाद में इसमें ज्यादा चेंजेस आए, जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज वगैरह आई थी, वो इसके अंदर ही डाली गई थी। ठीक है, और इसमें एग्जांपल अगर हम डाल के देखें, तो कुछ एग्जांपल और भी डाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, और जनरली ये चीज साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे होती है, ये भी बोला गया है भाई। गूगल अगर आप इसकी हेल्प लेते हो तो ये चीज आपके आगे आएगी। ठीक है, बाकी गूगल के ऊपर कुछ चीजें गलतियां भी दे रखी है, तो उन चीजों के ऊपर डिपेंड मत रहना। बुक्स और आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको बेस्ट ही बताएंगे। ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड रहना, क्योंकि उन्होंने एक बुक नहीं पढ़ी, उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है, और बहुत सारी बुक्स के और रिजल्ट वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के केस में कुछ अप्लाई हुए, मतलब सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी है। वन पॉइंट सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा, फिजिक्स एंड इट्स टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर था, फ्रिज हमारा, वो कौन से पे काम करता है, कौन से लॉ पर काम करता है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे करता है। कंप्यूटर हमारा कौन सा करता है, डिजिटल लॉजिक पे करता है। टेलीविजन कौन सा करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे करता है। ठीक है, रेडियो हमारा कौन से पे करता है, रेडियो भी हमारा कौन से पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे करता है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन हमारा कौन सा करता है, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पे करता है। सोनार हमारे कौन सा करता है, सोनार रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव पर करता है। अल्ट्रासोनिक वेव अगर आपने सुनी है, यूवी वेव, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। ऑप्टिकल फाइबर है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे करता है। ये चीजें आप पढ़ोगे आगे, जैसे जैसे आप 11th 12th करोगे, ये सारे लॉज करोगे, तो ये लॉज आपके सिलेबस में डाले गए हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के अंदर।
ठीक है। रॉक्स पॉपुलेशन से ये कौन से पे करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे करता है। शिप है वो आर्किमिड्स प्रिंसिपल पर करता है। एरोप्लेन है वो किस पर करता है, बर्नौलीज थ्योरम पे करता है। बर्नौलीज थ्योरम हम यहाँ करेंगे आपके सिलेबस में। इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से पे करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करता है। माइक्रोस्कोप हमारी ऑप्टिक्स पे करती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर वाला हमारा किस पर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर करता है। गैंड मीटर, वेव, रेडियो टेलीस्कोप, ये सारी चीजें किस पर करती है, रेडियो वेव पे करती है पूरी की पूरी। ठीक है। फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे करता है। हैंडस्केप माइक्रोस्कोप हमारे ऑप्टिक्स पे करता है। ठीक है। माइक्रोवेव वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे है। सेल फोन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे हमारा वर्क करता है। ठीक है। ग्लोबल पोलिस्टनिंग सिस्टम्स वो किस पर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे करता है। सीडी प्लेयर हमारा मैग्नेटिज्म करता है। ये जो टॉपिक है ये एज इट इज आपके बुक के अंदर टॉपिक डला हुआ है, और ये टेबल ही बनानी है आपको इस टॉपिक के अंदर, और कुछ भी नहीं करना। जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो उनको आपको कुछ भी नहीं करना, ये टेबल टेबल बनानी है आपको। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बता दो। इजी है फिजिक्स, बस थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो बोरिंग से है। ठीक है। आपको इंटरेस्ट बनेगा फिजिक्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट बनाएंगे आपका, टेंशन मत लो, बस आप साथ रहो। ठीक है। आपका इंटरेस्ट बना के चलेंगे फिजिक्स में। ठीक है। टेंशन मत लो आप इन चीजों का, अच्छा इंटरेस्ट रहेगा आपका फिजिक्स में। ठीक है। यहाँ तक बता दो, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके। नो नो नो। ओके। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, जिद करोगे तो वो सिलेबस हमें मिलेगा, वो चीज हमें मिलेगी अगर हम जिद करेंगे तो। अब आपने बोल दिया मान लो फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आई सर, 3 दिन में पढ़ा आप या पढ़ी, फिजिक्स मुझे समझ में आई नहीं आई, क्योंकि हमें ऐसा अपने माइंड में सेट करना पड़ेगी कि हमें फिजिक्स पढ़नी है और समझनी है। ये मान के मत चलो कि आज फिजिक्स में पता नहीं क्या होगा, टॉपिक समझ में आएगा या नहीं आएगा, ऐसा अपने माइंड में कभी मत रखना। आप अपने माइंड में क्या रखो, किसी भी सिलेबस के लिए, हाँ आज उस सब्जेक्ट की क्लास है, मान लो आपकी आज साइंस इसमें बायोलॉजी की क्लास है, आज बायोलॉजी की क्लास है, कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें बायोलॉजी क्लास में, कुछ नई चीजें सीख के आएंगे हम आज बायोलॉजी क्लास में। न कि ये कि हाँ आज क्या टीचर करवाएगा, क्या समझ में आएगा या नहीं आएगा, अपने आप को नेगेटिव मत होने दो। नई चीजें आएगी, मतलब ये हो कि 100% किसी को फर्स्ट लेक्चर में समझ में नहीं आता, ये आपका साइंटिफिक प्रूव है। अगर मैं भी अगर किसी क्लास के अंदर बैठूं, ठीक है, मान लो मैं केमिस्ट्री करूँ 11th क्लास की, तो मैं फर्स्ट टाइम अगर केमिस्ट्री क्लास अटेंड करता हूँ तो मुझे 100% केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी किसी भी कीमत पर। ठीक है। केमिस्ट्री मुझे कब समझ में आएगी, जब मैं उसी टॉपिक को घर पे 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा अपने माइंड में, तब वो चीज मेरे माइंड में 95% तक सेट होगी। तब वो चीज मेरे माइंड में 95% तक सेट होगी। क्लास के अंदर हमारे ओनली 50% टू 60% ही टॉपिक क्लियर होता है हमेशा ही। मैं बोल दूं मैं 100% क्लियर कर दूंगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ इसका मतलब। ठीक है। 50 to 60% टॉपिक क्लियर होता है, 100% आपको बनाना होता है अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग। आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को 100% बनाते हो, न कि हम उस टॉपिक को 100% बना देंगे आपके माइंड में, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो। ठीक है। धीरे धीरे सिलेबस करेंगे हम। अब फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे भी। कुछ जब फिजिक्स बनी ना, फिजिक्स जब भी बनी, ठीक है, फिजिक्स जब भी बनी तो फिजिक्स के अंदर कुछ फंडामेंटल फोर्सेस डाले गए। कुछ फोर्स ऐसे थे, उन फोर्स को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया गया जब फिजिक्स की का जन्म हुआ। ठीक है। जब फिजिक्स का जन्म हुआ उस टाइम में सबसे ज्यादा कुछ लॉज अप्लाई कर दिए गए। उन लॉ में सबसे ज्यादा मेन रोल रहा एक साइंटिस्ट का, जिस साइंटिस्ट के बारे में आपने नाम सुना है, कौन सा, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा रोल रहा फंडामेंटल फोर्सेस बनाने में। फंडामेंटल फोर्सेस बनाने में सबसे ज्यादा रोल इसका रहा, जिसने सबसे इंपॉर्टेंट लॉ बताया कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ था जो आज भी वर्क कर रहा है, ठीक है। या इसके बाद में कुछ और लॉज भी बनाए, ठीक है, जो कि क्या था, विस्कोसिटी के बारे में भी था, ठीक है, फ्लूइड फोर्स भी था, फ्लूइड मीडियम्स भी थे, वो सारी की सारी चीजें हमारे उस समय में फोर्स बने, ठीक है। लेकिन हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में ही बात करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट लॉ कौन सा या फर्स्ट फोर्स कौन सा निकल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स के बारे में हम कल भी पढ़ चुके हैं, आज मैं फिर इस फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा आपके आगे, ठीक है। एक बार मैं कर चुका हूं पहले, ठीक है, और एक बार मैं अब और करूंगा। एक बॉडी है जिसका मास है अलग है, दूसरी बॉडी है उसका मास क्या है, अलग है, ठीक है। इसका मास क्या है, m1, इसका मास क्या है, m2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या, सेंटर टू डिस्टेंस क्या, r है, ठीक है। जो फोर्स होता है वो मेरा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ मासेस के। ये चीज हमने 9th क्लास में की थी। फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या आएगा, एफ मेरा क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। एफ इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये मेरा वहां पर अप्लाई होता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। मैं इसे बोल सकता हूँ ये तो मेरी क्या अर्थ है, और ये मेरा क्या है, मून है। मून और अर्थ आपस में चक्कर, मून के चारों, मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रही है, तो वो किस फोर्स से निकाल रही है, उस फोर्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। ये फोर्स कौन सा होता है, वही फोर्स होता है, ठीक है बच्चे। अब देखो, इस फोर्स में कुछ मैंने कल बताई थी, कुछ इसके पॉइंट्स बताए थे इंपॉर्टेंट, ये चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के बारे में बात करें। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था, ये फोर्स कौन सा, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे मैं बना रहा हूं ना, नोट्स आपके आगे बना रहा हूं, ये सारी की सारी फोटोज मिल जाएगी इसको, इनकी आपको अभी जस्ट जैसे क्लास ओवर होती है तो इनकी फोटोज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसकी फोटोज आपके पास आ जाएगी जैसे ये क्लास फिनिश होती है, और आप उनके नोट्स बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, ठीक है। इसमें क्या होती है, मीडियम की रिक्वायर नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मीडियम की जरूरत हमारी कभी भी नहीं पड़ती। और ये क्या होता है, विकर फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ये क्या होता है, विकर फोर्स होता है एक नेचर के अकॉर्डिंग, अपने नेचर में ये कौन सा होता है, विकर फोर्स होता है, ठीक है। कुछ इसके बारे में पॉइंट्स और है, ठीक है, वो पॉइंट्स आप डायरेक्टली नोट करोगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकोगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स और है जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मैटर and mass in one of most of important characteristics of matter। मतलब जो मास है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रखता है किसी भी मैटर के अंदर, ठीक है। मास है वो एक इंपोर्टेंट रोल रखेगा, उसी के अंदर ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर मासेस। मैंने अभी भी लिखा है, अभी अभी मैंने क्या लिया, दोनों का मास के बारे में जिक्र किया। मास ही वो इंपॉर्टेंट रोल रखेगा जो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन बनाएगा। अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है मून है, तो एक मास की वजह से चक्कर काट रहा है, उसका मास क्या, उसकी वजह से चक्कर लगा रहा है वो, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मैटर एंड मासेस। ये चीज हो चुकी है, दोबारा आ गया पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूं, इन आवर नियर सराउंडिंग्स अर्थ इज हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होगा, एक तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा ना, एक ऑब्जेक्ट का मास होता है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में कम होगा। मतलब एक का हैवी ऑब्जेक्ट मास होता है, हेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सप्लेन अर्थ ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट्स नियर सरफेस इज वेरी मच सिग्निफिकेंट एंड नोन एज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि जनरली हमारा, जैसे मान लो मैं मेरी बात करूं, मान लो मेरे में 71 केजी 70
ए 71 केजी मेरे मान लो वेट है, ठीक है, तो वो मेरे में वेट नहीं है, वो मेरा मास है। 71 केजी मेरा वेट ना होकर वो मेरा क्या है, मास है। अगर मैं मेरे वेट की बात करूं तो मेरा वेट तो अलग है, मेरा वेट तो ग्रेविटेशनल की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करवा लो, 9.8 उसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ आप 71 के साथ, और मेरा क्या आ जाएगा वहां पर, वेट आ जाएगा अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर वेट निकालने का मेथड तो यही है, मास इंटू जी कर दो और ये मेरा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स लाई के वेट की तरह काम करता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही तो चीज है। और ये क्या करेगा, सॉरी, ये क्या करता है, एक वेट की तरह काम करता है, तो आप डायरेक्टली अपना वेट निकाल सकते हो, अर्थ के ऊपर आपका वेट कितना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि हैवी ऑब्जेक्ट होता है, एक हैवी ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, थोड़ा सा कम ऑब्जेक्ट होगा, उन दोनों के केस में ये फोर्स अप्लाई करता है अपना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक लेंथी हो जाएगा, ये टॉपिक कल करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं फर्स्ट स्लाइड निकाल रहा हूँ, वहां से आप सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लोगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे, थोड़ा सा स्पीडली लोगे स्क्रीनशॉट। टाइमिंग कम है अपने पास, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट है, टाइमर लगा हुआ है इसके ऊपर, ऑटोमेटिक क्लास ऑफ हो जाएगी बाद में। जल्दी से ले लीजिए। जब ये न्यूटन है ना, फादर ऑफ फिजिक्स भी इसे बोला जाता है, एक चीज और ध्यान कर लेना। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स भी न्यूटन को ही बोला जाता है। ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि समझ में आया आज का टॉपिक। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आज का टॉपिक कैसा लगा, क्लियर हुआ आज का टॉपिक, समझ में आया आज का टॉपिक। फिर क्लास फिनिश करते हैं, टाइम हो चुका क्लास का। यस सर, श्योर, तो जो मैं मेथड करवा रहा हूँ, अब एक चीज बता दो। थैंक यू योगेश, सुमित थैंक यू। अब जो ये मेथड करवा रहा हूँ मैं, जैसे स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने मेरी पीसी की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। क्या ये मेथड ठीक है या मैं व्हाइट बोर्ड पे करवाऊँ, ये बता दो मुझे। तो ये मेथड ठीक है तो मैं इसी मेथड पे चलता रहूंगा। व्हाइट बोर्ड पे करवाना तो व्हाइट बोर्ड भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं व्हाइट बोर्ड से भी करवा सकता हूँ। 12th वालों ने के सामने सेम एज इट इज यही कंडीशन मैंने रखी थी कि व्हाइट बोर्ड से करवाना है या इसी तरीके से करवाना है स्मार्ट बोर्ड से, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी होती है, ये जो आपकी स्क्रीन देख रहे हो, आपके पास जो स्क्रीन आ रही है, ये स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्या ये टेक्नोलॉजी बेटर है या फिर मैं व्हाइट बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड और मार्कर से करवाऊँ, मुझे ये चीज बता दो। सर व्हाइट बोर्ड पर करवा दो। सर यही ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे करवाएं या ये स्मार्ट करवाएं? बोर्ड ठीक है, ये सही है सर।
क्योंकि व्हाइट ये बोर्ड ठीक में है सर। दिक्कत आएगी थोड़ी सी, आपको मैं बता दूं, मैं करवा दूं बीच बीच में व्हाइट बोर्ड भी यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाइट बोर्ड पे ये दिक्कत आएगी अपने कि वहां पे सारी की सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ेगी और आपकी सारी की सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। यहाँ से क्या होगा, ये सारी की सारी फाइल है, ये मेरे पास सेव हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने और आपके पास सेंड कर दिया, लेकिन वहां मैं सेंड वगैरह कुछ नहीं कर पाऊंगा। ना क्लास का बैकअप मिलेगा आपको वहां से। यहाँ क्लास का बैकअप मिलेगा। आज थोड़े सा क्लास में मैंने रिकॉर्डिंग शुरुआत में मैंने रोक दी थी क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे थे, इस वजह से बाद में मैं ऑन करना भूल गया था, इस वजह से हाफ क्लास हमारी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो बच्चों को कन्विंस कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स सबको कन्विंस कीजिए कि फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री क्लास, बायोलॉजी, मैथ्स की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज्वाइन कीजिए। लेवल ऐसा उठा देंगे कि 12th करोगे तो भी आपके पास एक अच्छी खासी जॉब का ऑफर आ जाएगा, ऐसा बना देंगे आपका लेवल। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को, अपने साथी फ्रेंड्स को, नेबर्स को कन्विंस कीजिए कि आप साइंस साइड में आइए। ठीक है, और बच्चों का ज्यादा से ज्यादा आप अपनी तरफ खींचिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। टाइम थैंक यू सर। हो गया फिनिश। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हैव अ सर। नाइस डे।